हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते दोस्तों। आज है नवंबर 29, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो, आज नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है उसको हम लोग कर लेंगे। देखिए, रोज दिवाली नहीं हो सकती है। रोज 8-8, 10-10 टॉपिक पेपर में नहीं आते हैं, कभी कम आते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं एनजेएसी के बारे में। देखिए दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, तो इसको तो हम लोग अब नहीं पढ़ने वाले हैं। हाँ, कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट एक और नया सिस्टम लेके आई थी जिसे कहा गया था एनजेसी। उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसके बारे में अभी तक हम लोगों ने काफी कम बातचीत किया है, तो हमारे पॉलिटी वाले सेक्शन से अच्छा टॉपिक ये हमारा यहाँ पे हो सकता है। उसके अलावा एनसीएसटी के बारे में थोड़ा सा टॉपिक है, 2 लाइन का, इसको थोड़ा करके निकलेंगे। उसके अलावा गूगल की जो लोकेशन सर्विस है वो कैसे उसका मिसयूज करता है उसके बारे में जानेंगे। गूगल के ऊपर कुछ $1 मिलियन का फाइन यहाँ पे लगाया गया है अमेरिका में, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, एज अ रेफरेंस के तौर पे इन टॉपिक्स को किया जाता है। जैसे मान लो राइट टू प्राइवेसी का कोई आपके पास क्वेश्चन आ गया, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किस तरह से अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, है ना, वो सब यहाँ पे आ गया। या फिर सोशल मीडिया के ऊपर रेगुलेटरी जो बॉडीज हैं वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहाँ पे रेफरेंस के परस्पेक्टिव से इस तरह के एग्जाम्पल आप दे सकते हो। जीएम मस्टर्ड के बारे में ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मंजूरी दे दिया है जीएम मस्टर्ड को। लेकिन गवर्नमेंट के उस डिसीजन के अगेंस्ट में कोर्ट के अंदर कुछ एक्टिविस्ट लोग गए हैं, उनका क्या आर्गुमेंट है उसके बारे में जानेंगे। छोटा सा टॉपिक है। आज का जो एडिटोरियल है वो है डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग और यहाँ से हम लोग कुछ एक आंसर भी लिख सकते हैं मेंस के परस्पेक्टिव से। उसके अलावा वी हैव सम एमसीक्यूज आल्सो एंड वी हैव ओनली वन एडिटोरियल सेक्शन एडिशनल आर्टिकल में मैंने डाल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा काम की बात करते हैं। तो 2 बैच हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं फाउंडेशन कोर्स में, और अभी जनवरी से हम लोग अपना 3rd फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पूरा मिल जाता है, आप जाके वहाँ पे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, 2 बैच बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स अभी आ रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी आपको वीडियो लाइक तो आप खैर हमेशा करते ही करते हो, अपनी कमेंट सेक्शन में जाके नीचे अटेंडेंस भी आप हमें दे सकते हैं। कल आपसे 3 सवाल पूछे गए थे, ठीक है? तीनों का आंसर मैं आपको यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पहले का आंसर हो जाता है डी, आर्य समाज। देखिए, इसने पूछा था नोट करेक्टली मैच्ड। तो दोस्तों, आर्य समाज एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट नहीं थी। आर्य समाज एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी। देखिए, आर्य समाज में क्या कहा गया था? गो बैक टू वेदास, है ना? गो बैक टू वेदास, क्योंकि आर्य समाज में हमारे जो 4 वेद होते हैं उनको अल्टीमेट अथॉरिटी माना जाता है। तो इन्होंने कहा था कि भैया गो बैक टू वेदास, ठीक है, बाकी समस्याएं अपने आप खुद दूर हो जाएंगी। तो इसलिए इसे रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। ये हिंदू धर्म को दोबारा से रिवाइव करने की बात करता है, सोसाइटी को दोबारा से रिवाइव करने की बात करता है। इसका ये कहना था कि जो इस समय सोसाइटी है वो अपनी जड़ों से, रूट से दूर हो चुकी है, और हमारी जड़ें कहाँ हैं? वेदों के अंदर हैं। तो इन्होंने कहा था वी नीड टू गो बैक टू द रूट्स, वी नीड टू गो बैक टू द वेदास। तो इसलिए इट इज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। बाकी तीनों रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी। देरोजियंस जो है यंग बंगाल मूवमेंट में ही वाज द लीडर, उनके जो फॉलोअर उसे देरोजियंस कहा जाता था, तो आपको ये अच्छे से पता है। और गोपाल हरि देशमुख जी को कहा जाता था लोकाहितवादी। ठीक है, तो ये भी कास्ट और ब्राह्मणिज्म, ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट में इन्होंने बहुत काम किया है। तो ज्योतिबा फुले जी के जो आइडियोलॉजी थी उनके साथ ही इन्होंने काम किया है। तो दैट इज द होल थिंग। ठीक है जी, इसीलिए मैंने हिस्ट्री से आज 3 सवाल आपसे और पूछे हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बहुत इजी क्वेश्चंस तो नहीं कहूंगा मैं, बहुत फैक्चुअल तो नहीं है, बट यस, थोड़ा सा पढ़ेंगे ध्यान से तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। कल वाली क्लास में आपको इसका मैं आंसर बता दूंगा। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है एंग्विश ओवर एनजेएसी ऑर्डर बिहाइंड पोस्टिंग डिलेज, सुप्रीम कोर्ट। देखिए हो क्या रहा है, पहले आपको थोड़ा बताता चलूं। पिछले 1.5-2 साल से ना हमारे देश में कुछ अजीबोगरीब सी चीजें हो रही हैं। हो ये रहा है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम है वो जजेस के नामों को कहाँ भेजता है? आपको अच्छे से पता है, गवर्नमेंट के पास भेजता है। ठीक है, रिकमेंडेशन करता है, 1 2 3 4 जितने भी उनको जज करने रहते हैं। अब गवर्नमेंट उन नामों को क्लियर करती है, ठीक है, और गवर्नमेंट फिर उन नामों को क्लियर करने के बाद प्रेसिडेंट को सजेस्ट करती है, प्रेसिडेंट फिर उनको अपॉइंट कर देता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो उन जजेस के नामों को, कौन कौन जजेस के नाम होंगे उसमें गवर्नमेंट का कोई डिसीजन नहीं होता है, लेकिन उन जजेस के नामों को क्लियर करने की पावर गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, अच्छा,
गवर्नमेंट जब उनके नामों को क्लियर कर देती है एक बार, तो अपॉइंटमेंट हो जाती है। कई बार गवर्नमेंट उन नामों को क्लियर नहीं करती है और अपना ऑब्जेक्शन क्रिएट करती है। वो ऑब्जेक्शन दोबारा से कॉलेजियम सिस्टम के पास आता है कि भाई साहब आप इसको दोबारा से इसको दोबारा रिकंसिडर कर लीजिए। अब वो कॉलेजियम की मर्जी है उसको कंसिडर करे या ना करे। बाद में क्या होता है, गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कितने टाइम के अंदर उसके नामों को क्लियर करना है। वो 2 महीने भी ले सकती है, 2 घंटे भी ले सकती है, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है उन अपॉइंटमेंट को डिले करने की। अपॉइंटमेंट के नाम को क्लियर करने की नहीं है, डिले करने की पावर होती है। तो गवर्नमेंट यही कर रही है। गवर्नमेंट कॉलेजियल सिस्टम की रिकमेंडेशन से खुश नहीं है, इसीलिए वो अपनी पावर का मिसयूज करके उसको डिले करती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी जुडिशरी के अंदर वैकेंसीज बढ़ती चली जा रही हैं और केस की पेंडेंसी भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये पूरे का पूरा मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट भैया इसे चिढ़ गया है। देखिए, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि कॉलेजियल सिस्टम से सरकार खुश नहीं है। कोई भी सरकार खुश नहीं है। अपोजिशन वाले भी, पावर वाले भी, कोई खुश नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अपना गुस्सा जो है वो सरकार कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर इस समय उतार रही है और इसीलिए वो नामों को क्लियर कर नहीं कर रही है। दिस इज अ बैड थिंग, है ना। गुस्सा भैया आप उनके ऊपर क्यों उतार रहे हो? कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रह के काम करता है। लेकिन आपको पता ही है कि हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं वो भैया सुबह शाम मीडिया में आके गालियां दे रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम को। जुडिशरी के ऊपर लगातार बेसिकली अटैक यहाँ पे किए जा रहे हैं। जुडिशरी के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि कॉलेजियम सिस्टम को चेंज किया जा सके। और चंद्रचूड़ जी ने अभी तो कहा भी था सीजीआई ने हमारे कि हाँ हम लोग इस पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बट एनजेसी को दोबारा से डिमांड यहाँ पे उठ रही है हर सेक्शन से कि एनजेसी को दोबारा लाया जाए, लाया जाए, लाया जाए। वो पूरा मामला यहाँ पे चल रहा है। चलिए जी, एनजेसी होता क्या है? देखिए दोस्तों, एनजेसी लाया गया था कॉलेजियल सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजेसी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया ये कह के कि एनजेसी आने से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को खतरा पहुंचेगा। ठीक है, देखिए हमारा जो डेमोक्रेसी है वो किस चीज के ऊपर काम करती है? वो काम करती है चेक्स और बैलेंस के ऊपर काम करती है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट का जो भी ऑर्गन है, ठीक है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते हैं। किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये उसके ऊपर काम करता है। सरकार का ये कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम की वजह से हमारा जो जुडिशरी है उसके पास अनलिमिटेड पावर्स चली गई हैं और उसके ऊपर चेक्स और बैलेंस नहीं है। चेक्स और बैलेंस के लिए गवर्नमेंट का आना जरूरी है, मतलब उसके प्रोसेस के अंदर में। इसलिए जो है एनजेसी को लेके आया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो एनजेसी है क्या, आपको बताता चलता हूं, देखिए क्या होता है। एनजेसी के पीछे जो मेन जो पर्पस था सरकार का वो था ट्रांसपेरेंसी, कि हम लोग ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे। एनजेसी में क्या होता है, जो भी लोग होंगे एनजेसी में, जो कि अभी जो काम बेसिकली जो कॉलेजियम करता है ना, वो काम एनजेसी को किया जाना था। एनजेसी के अंदर कौन कौन होंगे ये डिसाइड कौन करेगा? एक कमेटी डिसाइड करेगी। ठीक है, उस कमेटी में जुडिशरी के मेंबर भी होंगे, लेजिस्लेचर के मेंबर भी होंगे और सिविल सोसाइटी के मेंबर भी होंगे। मतलब जजेस को अपॉइंट, जजेस को ट्रांसफर और जजेस की प्रमोशन का डिसीजन कौन लेगा? जुडिशरी, लेजिस्लेचर और सिविल सोसाइटी। तो ये सिस्टम इस तरह से होना चाहिए था। तो एनजेसी के अंदर क्या किया गया था, हमारा जो आर्टिकल 124 है उसको उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था। 124 ए, बी और सी हम लोग लेके आए थे। अब बात यह कि भैया एनजेसी के अंदर होगा कौन? जैसे कॉलेजियल सिस्टम के अंदर हमारे जजेस होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। एनजेसी के अंदर कौन होता अगर ये पास होता? तो एनजेसी के अंदर होते, एक तो हमारे चेयरपर्सन तो सीजेई ही होते जैसे अभी होते हैं। उसके अलावा 2 सीनियर मोस्ट जज होते, कॉलेजियम के अंदर 4 होते हैं। उसके अलावा कौन होते? लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, मतलब हमारे लॉ मिनिस्टर भी होते। तो ये कहां से आते भैया? ये हमारे लेजिस्लेटिव और हमारे एग्जीक्यूटिव से आते। ठीक है, अब ये कॉलेजियल सिस्टम के अंदर नहीं है, तो ये तो गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो गया जजेस को अपॉइंट करने के प्रोसीजर में, राइट। आगे चलिए, इसके अंदर कुछ एमिनेंट पर्सन भी होंगे और एमिनेंट पर्सन को कौन सिलेक्ट करेगा?
सीजीआई, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। तो ये भी एक तरह से जनता से ही आ रहे हैं। अब एमिनेंट पर्सन कौन होगा ये प्रॉपर एनजेसी में डिफाइन नहीं किया गया था। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसका एक्सपीरियंस क्या होगा, ये नहीं किया गया था। अब मान के चलो यार, मतलब मान के चलो कल को मुकेश अंबानी को जो है एज एमिनेंट पर्सन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया और उसे भी प्रोसीजर में एनजेसी में डाल दिया, क्योंकि एमिनेंट पर्सन के लिए कोई क्वालिफिकेशन तो उन्होंने मेंशन किया नहीं है कि उसके पास जुडिशरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई प्रोफेसर होना चाहिए, कोई वकील होना चाहिए। और इसी चीज को लेके एक्चुअली सबसे ज्यादा डाउट था और इसी चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने एनजेसी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था। एक तो उन्होंने एमिनेंट पर्सन की क्वालिफिकेशन को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। दूसरी बात क्या होगा देखिए, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, दो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, तो ये लोग हो गए कितने, तीन। ठीक है, एक लॉ मिनिस्टर हो गए और दो एमिनेंट पर्सन हो गए, ये भी हो गए तीन। अब ये तीन आ रहे हैं जुडिशरी से और तीन आ रहे हैं लेजिस्लेचर से और गवर्नमेंट की तरफ से। तीन गवर्नमेंट की तरफ से, तीन जुडिशरी की तरफ से। अब ये डिसाइड करेंगे भाई जजेस के बारे में, जो जो कॉलेजियस सिस्टम करता है। अब यहां पे हो गई दिक्कत, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन है वो 50% हो गया। अगर मान लो लॉ मिनिस्टर और एमिनेंट जो जुडिशरी पर्सन होंगे, अगर ये किसी जज के नाम पे सहमति नहीं बनी तो जज का नाम तो आगे से नहीं जाएगा। इस पूरे प्रोसीजर की वजह से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को खतरा पहुंचता है। ठीक है, हाँ ट्रांसपेरेंसी तो आती है लेकिन खतरा होता है, और इसी चक्कर में एनजेसी ने इसको डिक्लेयर कर दिया था कि भैया 3+3 मत करिए ना, अगर करना ही है तो कम से कम 4+2 करिए या 5+1 करिए, कम से कम जुडिशरी का अपर हैंड तो रहेगा। लेकिन इन्होंने तो 50-50% कर दिया और इसी चक्कर में ये चीज़ों को वहाँ पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये पूरा मामला बनता है। कभी कोई और एडिटोरियल आएगा, इसमें डिटेल में चर्चाएं डेफिनेटली हम लोग करेंगे, बट फिलहाल मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा ही समय ले लिया है। बट एनीवेज थोड़ा सा गूगल वगैरह कर सकते हो, लक्ष्मीकांत वगैरह को रेफर कर सकते हैं। चलिए जी, ठीक है। तो एक छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पे, वैसे कोई खास इसमें कुछ है नहीं। तो भैया हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं मुर्मू जी, तो वो उन्होंने एक जगह विजिट किया और उन्होंने विजिट किया तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए हमारी जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है, इनका कल्चर बिल्कुल यूनिक होता है। ठीक है, इनकी जो सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, इनके जो त्योहार होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो हमारी ट्राइबल सोसाइटीज़ को स्टडी करने के लिए एक नए तरीके से कमीशन बनाया जाना चाहिए। इस समय इंडिया में ट्राइबल्स को लेके जो भी स्टडी की गई हैं वो ब्रिटिश के ज़माने से की गई हैं और अभी भी हम लोग उसी को रेफ़र करते हैं। ठीक है, लेकिन समय बदल गया है। तो इनका ये कहना है कि हम लोग ऐसा नया कमिटी बनाएंगे अंडर नेशनल कमीशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसके अंदर जो है हम लोग और सोशलिस्ट लोगों को, एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों को, रिसर्चर्स लोगों को हायर करेंगे। ये लोग हमारी इंडिजिनस जो ट्राइब्स हैं और कम्युनिटीज़ हैं उनको अच्छे से रिसर्च करेंगे, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। फिलहाल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ब्रिटिश समय का है जो कि आउटडेटेड हो चुका है। तो ये इसलिए किया जाएगा ताकि ट्राइबल लोगों का जो वेलफेयर है उसका टेक केयर किया जा सके। ठीक है, इतना ही न्यूज़ है, कोई ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ भी। बट नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक दो स्लाइड यहाँ पे डाल दी थी, आप इसको क्लियरली जाके देख सकते हैं। देखिए, पहले हमारे यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब अलग से नहीं हुआ करता था, वो एक साथ ही हुआ करता था। शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स और एससीज और एसटी के लिए बेसिकली एक ही हुआ करता था। लेकिन फिर हम लोगों ने 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके दोनों को सेपरेट कर दिया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब अलग से बना दिया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अलग से बना दिया। तो ये हम लोगों ने किया अमेंडमेंट करके आर्टिकल 338 को हम लोगों ने को जो हमारे पास पहले से ही था उसको हम लोगों ने अमेंडमेंट करके उसके अंदर आर्टिकल 338A इसको नया इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर कौन होते हैं, एनसीएसटीज के अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 इसके अंदर मेंबर होते हैं। बेसिकली होता क्या है, हमारे जो जजेस वगैरह, देखिए यार जज तो 65 की एज में रिटायर हो जाते हैं, राइट, लेकिन उस जज के पीछे पिछले 30-40 साल का एक्सपीरियंस होता है जज का, है ना, बहुत बड़े पढ़े लिखे इंसान होते हैं, उनका एक्सपर्टीज होता है। तो यार आप उनके एक्सपीरियंस को ऐसे वेस्ट नहीं जाने दे सकते। आप ये नहीं कहोगे जज साहब को 65 की एज में, साहब आप तो रिटायर हो गए हो, आप आराम से अपने बंगले में बैठिए, अपना चाय पानी पीजिए और ऐश करिए। नहीं, हम उनका यूज़ करेंगे, उनके एक्सपर्टीज़ का सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए यूज़ करेंगे। वो कैसे होगा? तो हम लोग इन जजेस को क्या करते हैं, किसी न किसी कमिटी के अंदर अपॉइंटमेंट कर देते हैं।
कोई इंक्वायरी हुआ, कहीं पे कुछ कमेटी बनाना हुआ, कोई कमीशन बनाना हुआ, है ना? किसी को एनसीएसटी का चेयरपर्सन बना देंगे, किसी को एनसीएससी का चेयरपर्सन बना देंगे, किसी को ट्राइब्यूनल के लिए अंदर कुछ डाल देते हैं। तो इनके एक्सपर्टीज़ का बेसिकली यूज़ किया जाता है। कभी-कभी गवर्नर भी बना देते हैं, वो एक अलग कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। तो ये जो चेयरपर्सन वगैरह होते हैं यूजुअली वो हमारे जुडिशरी और सिविल सोसाइटी बैकग्राउंड से ही होते हैं। ठीक है जी? तो इनको प्रेसिडेंट के अंडर में अपॉइंट किया जाता है। आप ये मत समझना कि ये चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन की छोटी-मोटी पोस्ट होती है। भाई जो एनसीएसटी के चेयरपर्सन होते हैं, उनको यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का रैंक दिया गया है। समझ रहे हो? जो मोदी जी के खास होते हैं, तो काफ़ी बड़ी पावर होती है। और इसके जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं, इनको भी एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रैंक पे लाया गया है। इनकी सैलरी, इनके जो पर्क्स, सिक्योरिटी सब कुछ उनके बराबर में होता है। छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। समझ रहे हो? इनकी जो टर्म है, यूजुअली वो 3 साल की होती है। लेकिन 3 साल से पहले इनको रिमूव किया जा सकता है, कोई मिसबिहेवियर वगैरह अगर यहाँ पे होता है। 3 साल के बाद आप इनको रीअपॉइंट नहीं कर सकते, उसके बाद ये आराम से जाके रेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर वाइस चांसलर बना देते हैं। वो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। तो इनको रिमूव किया जा सकता है ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अगर कोई मिसबिहेवियर यहाँ पे होता है। एनसीएससी की पावर्स को थोड़ा-सा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एनसीएसटी के पास एक सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं, ठीक है? ये लोगों को समन कर सकते हैं ठीक है? सीज़र भी कर सकते हैं। और सरकार के पास टाइम टू टाइम जो एफिडेविट वगैरह देना रहता है, कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं अगर शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के बारे में, वो सब होता है। तो ये मैंने बेसिकली पूरा लक्ष्मीकांत से ही कॉपी पेस्ट मारा है, इसमें मेरा कुछ अलग से कुछ भी एडिशन नहीं है, ठीक है? तो पावर ऑफ एनसीएसटी एंड फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी आप ये खुद से पढ़ सकते हो एनसीएसटी, ठीक है? आसान सा क्वेश्चन है। मतलब ये लक्ष्मीकांत का ही पूरा कंटेंट है, सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया है। कई बार आप लेज़ी होते हो ना, लक्ष्मीकांत ओपन नहीं कर पाते हो, इसलिए मैंने आपको ये डाल दिया। लक्ष्मीकांत का पीडीएफ तो डाउनलोड कर सकते हो मोबाइल फ़ोन वगैरह में। अगर कोई इस तरह का चैप्टर आता है तो आप उसको एक बार दोबारा से रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है जी? चलिए सेल्फ स्टडी के लिए बच्चों ये हाँ जी। एक टॉपिक हमारे पास आता है सेंटर मस्ट प्रेजेंट करेक्ट इन्फो ऑन द जीएम मस्टर्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट। तो भैया बहुत सारे एक्टिविस्ट लोगों ने, एनवायरमेंटलिस्ट लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मतलब गवर्नमेंट से भी बेसिकली उन्होंने रिक्वेस्ट किया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उन्होंने एप्लीकेशन डाला है कि भैया ये जो जीएम क्रॉप्स को अभी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है ना, मस्टर्ड को। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया में किसी फूड क्रॉप को अलाउ किया गया है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इससे पहले इंडिया में सिर्फ जीएम कॉटन को अलाउ किया गया था। अब ये तो फूड क्रॉप नहीं है, तो ज़्यादा दिक्कत में नहीं आती है। फूड क्रॉप में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो बात ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि गवर्नमेंट ने ये जो क्लियर किया है उस प्रपोजल को, ये दबाव में किया है। और गवर्नमेंट की यहाँ पे जो इंटेंशंस हैं, गवर्नमेंट के जो इरादे हैं वो सही नहीं है। ठीक है? जीएम क्रॉप काफ़ी नुकसान करती हैं हमारी लोकल वैराइटीज़ को, ऐसा एक्टिविस्ट लोगों का कहना है। ठीक है जी? अब देखिए सरकार ने क्या आर्गुमेंट दिया है जीएम मस्टर्ड को क्लियर करने के लिए। सरकार ने कहा है कि भाई हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं, ठीक है? हम लोग बहुत ज़्यादा जो वेजिटेबल ऑयल है उसको इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ जाता है। एक्टिविस्ट लोगों का ये कहना है कि सरकार ये जो बोल रही है ना वो सब बकवास है। पिछले 10 सालों में हमारे यहाँ पे मस्टर्ड की जो प्रोडक्शन है वो 38% इंक्रीज़ हुई है। तो सरकार का ये कहना कि प्रोडक्शन कम हो रही है तो ये गलत बात है। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा है यहाँ पे कि ऑलरेडी हमारी कंट्री में मस्टर्ड की 10 से ज़्यादा वैरायटी हैं। ठीक है? तो भाई आप नया वैरायटी क्यों यहाँ पे डाल रहे हो? ऑलरेडी जब आपके पास वैरायटी है, अब नया जीएम क्यों लाके डाल रहे हो? ऊपर से जीएम क्रॉप को क्लियरेंस देने में जो टेस्टिंग की गई है, जो रिपोर्ट्स आई हैं साइंटिफिक रिपोर्ट्स, वो सरकार ने पूरी तरह से ओपन नहीं की हैं। वो फाइंडिंग्स आप ओपन करिए, पहली बात तो ये। ट्रांसपेरेंसी रखिए ना अपने डिसीजन को लेके। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट से भी ये कहा गया है। दूसरी बात, क्योंकि ये जो नया वैरायटी है जीएम मस्टर्ड का, जीएम क्रॉप जो वाला जो है, ये इसके अंदर दिक्कत ये है कि ये बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड वगैरह का यूज़ किया जाता है इसमें और पानी की खपत भी ज़्यादा होती है। और देखिए जीएम क्रॉप्स ना काफ़ी ट्रिकी होती हैं। ये लोकल क्रॉप्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेंगी उस वो हमें पता नहीं चलता है। तो ये सब चीज़ों को लेके डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें हो रही हैं। जीएम को मस्टर्ड के बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। ये एक एडिशनल सा आर्टिकल है, थोड़ा अगर आपको करना है तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड हम लोग बहुत बार जो है अपने
यहाँ पे कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के रिगार्डिंग ही बेसिकली टॉपिक है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्या होता है, यू नो वेरी वेल, कोई भी आदमी अगर डोनेट करना चाहता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो डायरेक्ट जाके डोनेट करने की बजाय आप इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज कर सकते हो। आप एसबीआई की ब्रांच में जा सकते हो, एसबीआई की ब्रांच में पॉलिटिकल पार्टी का बॉन्ड खरीद सकते हो और उसको फिर बाद में एसबीआई में एक ड्राफ्ट बनवा के, और वो जो बॉन्ड है आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की ऑफिस में जाके जमा करवा सकते हो और वो बाद में जाके उसको कैश करवा लेते हैं। ठीक है, ये साल में 4 बार होता है यूजुअली। तो ये पूरा का पूरा मामला आपको पता ही है अच्छे से इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में। अब मुंबई टॉप्स इन द सेल ऑफ द पोल बॉन्ड्स। ठीक है, तो मुंबई में जो है सबसे ज़्यादा बॉन्ड जो है वो उनकी सेल हुई है। उसके बाद कलकत्ता में और हैदराबाद में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कैश किया गया है वो दिल्ली में किया गया है। तो एसबीआई की जो ब्रांच दिल्ली में है वहाँ से सबसे ज़्यादा कैश करवाया गया है, लेकिन जो बॉन्ड की जो सेल है वो ज़्यादा मुंबई में, कलकत्ता में और हैदराबाद में हुई है। ये बेसिकली इनका कहना है। श्रीनगर में सबसे कम जो है वो चीज़ें हुई हैं। और इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको, ये पुराना कंटेंट है, नया कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का क्रिटिसिज्म क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, मेरे 50 बार हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो फिर भी मैंने आपके लिए स्लाइड डाल दिया है सेल्फ स्टडी के लिए, थोड़ा सा आप इसको जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए जी, वाई वॉज गूगल इश्यूड फॉर इट्स लोकेशन ट्रैकिंग प्रैक्टिसेस। देखिए आपने भी अपने मोबाइल में, फ़ोन में कई बार ये किया होगा, है ना? देखिए जब हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, तो हमसे एक सवाल पूछा जाता है, हमसे ये कहा जाता है भैया लोकेशन सर्विस, अगर जैसे वो कोई पर्टिकुलर ऐप है वो लोकेशन सर्विस ट्रैक करते हैं, जैसे मान लो उबर है, आपने उबर, तो वो उबर लोकेशन सर्विस ट्रैक करती है। अब ये आपकी मर्जी है भैया कि आप उसको ऑन करें या ऑफ करें, है ना? आप उबर अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको ऑन करो, उबर अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको ऑफ करो। लोकेशन सर्विस आपकी मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाके होता है वो, आप लोकेशन को ऑफ कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ इतनी आसान नहीं है, समझ रहे हो? आपको लगा होगा कि आपने लोकेशन को ऑफ कर दिया है, लेकिन गूगल एक्चुअली उसको ऑफ नहीं करता है। आपके द्वारा ऑफ करने के बावजूद भी आपके ब्राउज़र में जो आपकी हिस्ट्री है, समझ रहे हो? उस हिस्ट्री के बेसिस पे गूगल आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकता है, बावजूद इसके कि आपने लोकेशन को ऑफ कर दिया है। समझ रहे हो? तो भाई ये तो कस्टमर की प्राइवेसी और कस्टमर के अधिकारों का वायलेशन हो गया, है ना? तो आप तो भैया हमें पागल बना रहे हो। अब उसी चक्कर में गूगल के ऊपर केस डाले गए अमेरिका के कई सारे स्टेट्स में, ठीक है? 40 स्टेट्स के अंदर डाला गया और गूगल ने भैया हमारे सुंदर पिचई ने हाथ जोड़ के माफ़ी माँगी, ठीक है? माफ़ी माँगी और $391 मिलियन का जो है वो फाइन भी उनके ऊपर लगाया गया। तो फिलहाल ये सेटलमेंट हुई है, अभी कुछ और स्टेट्स में डेफिनेटली होगा और यूरोप के अंदर तो ऑलरेडी ये केस चल ही रहा है, तो यूरोप के अंदर तो बिलियंस ऑफ डॉलर का फाइन लगने वाला है गूगल के ऊपर। तो ये होती हैं दिक्कतें, किस तरह से आप लूप होल्स का यूज़ करके भाई मिसयूज़ करते हो। देखिए, गूगल का रिवेन्यू कैसे होता है ना? देखिए गूगल के हम लोग जीमेल यूज़ करते हैं, वो भी फ्री है। हम लोग गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं, वो भी फ्री है। तो गूगल की जितनी सर्विस हम लोग यूज़ करते हैं, सभी तो फ्री है ना, कोई पेड तो है नहीं। फिर भी गूगल पैसा कहाँ से कमाता है? गूगल पैसा कमाता है एडवर्टाइज़मेंट से और एडवर्टाइज़मेंट दिखाने के लिए आपकी लोकेशन का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लोकेशन के हिसाब से आपका एडवर्टाइज़मेंट दिखाई जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? आप मान के चलिए कि भाई किसी कंपनी को अपना बेसबॉल का बैट बेचना है, बेसबॉल का बैट जो है उसको सेल करना है। अब बेसबॉल इंडिया में तो खेली नहीं जाती, ठीक है? तो बेसबॉल वाले बैट की एडवर्टाइज़मेंट आपको क्यों दिखाएगा? ऑब्वियस सी बात है। तो आपकी लोकेशन के हिसाब से ही आपको एडवर्टाइज़मेंट टारगेट की जाती है, ऑब्वियस सी बात है। और यही है गूगल का पूरा रिवेन्यू मॉडल। तो अपने रिवेन्यू को दिखाने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रैक्टिसेस की जाती हैं, ठीक है? और ये पूरी तरह से कस्टमर को मिसलीड करता है, क्योंकि कस्टमर को लगता है कि भाई उसने तो उसको ऑफ कर दिया, लेकिन वो स्टिल अभी भी ऑन रहता है, ठीक है? तो ये लूप होल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है? लोकेशन हिस्ट्री वगैरह का देख के। तो ये कोई वो नहीं है, बाकी यही पूरा मामला था। गूगल के ऊपर फाइन लगा है और ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आपको हमेशा ट्रैक कर रही होती हैं, ठीक है? तो आज के ज़माने में प्राइवेसी इज़ अ मिथ। अगर आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो भैया प्राइवेसी इज़ अ मिथ। इवन आपका माइक्रोफ़ोन भी ऑन रहता है। ये सुंदर पिचई ने एक्सेप्ट किया है कि सिर्फ़ कैमरा तो छोड़िए,
लोकेशन तो छोड़िए, ये तो छोटी-छोटी बात है। आपका माइक्रोफ़ोन भी ऑन रहता है। आप अपने दोस्तों से कोई भी अगर सीक्रेट में बात कर रहे होंगे ना, तो गूगल आपको सुनता रहता है। ठीक है? तो पहले दीवारों के कान होते हैं, ना भाई। दीवारों के हों या ना हों, आपके मोबाइल फ़ोन के कान ज़रूर होते हैं। कई बार आपने भी रियलाइज़ किया होगा कि आप दोस्तों से कुछ बात कर रहे होते हो और अगले ही टाइम 2 मिनट के बाद आप जैसे ही कोई वेबसाइट ओपन करते हो, वही सेम प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़मेंट आपको दिखाई जाती है। उनको कैसे पता चला आपके मन में क्या चल रहा है? कई बार आपने सोचा होगा ना, यार मेरी तो मेरे मन में चल रहा था। ये मेरे को एडवर्टाइज़मेंट कैसे दिखा दिया? भाई, आप अगर कुछ बोलते हो तो आपका माइक्रोफ़ोन भी आपको सुन रहा है। तो ये एकदम बिल्कुल एक साइ-फाई फ़िल्मों के जैसा होता है, व्हिच इज़ अ रियलिटी। चलिए, स्टिल अ नाइटमेयर फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स। देखिए, आपको पता है दिल्ली में अभी कितना खराब केस हुआ, है ना? पूरा देश झकझोर के रख दिया उसने, इंसिडेंट ने। आफ़ताब नाम का एक आदमी और उसने अपनी उसकी गर्लफ्रेंड लिव इन पार्टनर को किस तरह से मारा, उसके टुकड़े-टुकड़े करके फेंक दिए। इट्स इट्स अ नेशनल इंटरनेशनल इश्यू बन गया है। अ, तो हमारा जो प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005, ठीक है? तो उसके अंडर में तो ऑफ कोर्स ये इसको रिकॉग्नाइज़ किया ही गया है। उसके अलावा होमिसाइड और वो मर्डर, वो सब चीज़ें यहाँ पे तो डेफ़िनिटली होंगी। अब बहुत सारे लोग ना सवाल पूछ रहे हैं। आप भी उस केस को ऑफ कोर्स ट्रैक कर ही रहे होंगे, अभी तक हम लोगों ने उसके बारे में बात नहीं किया था। लेकिन बहुत लोग ना सोशल मीडिया पे इधर-उधर ना मीडिया में सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जब वो इस लड़की को मारता था, तो वो फिर उससे उसके साथ में क्यों थी? अपने माँ-बाप के पास में क्यों नहीं गई? कुछ लोग फिर वो जो होते हैं ना संस्कृति का ठेका उठाने वाले, वो लोग कहते हैं कि नहीं माँ-बाप की सुननी चाहिए, ये किया जाना चाहिए, वो किया जाना चाहिए, है ना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जबकि हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो ये कहता है कि 90% केसेज़ में जो डोमेस्टिक और सेक्सुअल जो अब्यूज़ होता है वो घर के अंदर ही होता है। आपके रिश्तेदार और आपकी फैमिली के लोग ही करते हैं, तो वो भी एक अलग बात है, ठीक है? तो अलग-अलग लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, उस बात में हम लोग नहीं जाएँगे। हम लोग इस बात पे जाएँगे कि जो इंडिया में जो एक्जिस्टिंग एक्ट हैं, क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस से महिलाओं को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है? इसके मोरल वाले एस्पेक्ट में हम लोग ज़्यादा नहीं जाएँगे, ठीक है? तो एक्जिस्टिंग मैकेनिज़्म के हिसाब से हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो क्या कहता है? जो लेटेस्ट हुआ है एनएफएचएस 5 वो कहता है कि इंडिया में 32% मैरिड वीमेन जो कि 18 से लेके 49 ईयर्स की हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इमोशनल, फिज़िकल और सेक्सुअल वायलेंस सहन किया है फ्रॉम देयर हस्बैंड। ठीक है? ये रूरल एरिया में थोड़ा ज़्यादा है, अर्बन एरिया में कंपैरेटिवली कम है। अब ये है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट केस। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग केसेज़ की, जो केस रिपोर्ट होते हैं, ठीक है? उसके बेसिस पे ये आंकड़े यहाँ पे किए गए हैं। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा है, ओनली 40% ऑफ वीमेन जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस को सहन किया है, एक्सपीरियंस किया है, सिर्फ वही लीगल हेल्प लेती हैं। 86% तो लीगल हेल्प ले ही नहीं पाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे, आप इसको अपने आराम से क्वेश्चंस वगैरह के अंदर मेंशन कर सकते हो। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाती हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं भैया वो पहले क्यों नहीं लीव किया उन्होंने, जब डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था। जब श्रद्धा को 2 साल पहले पुलिस की हेल्प उसने माँगा था, तो पुलिस ने उस समय उसकी हेल्प क्यों नहीं किया? अब माँ-बाप के पास क्यों नहीं चली गई, है ना? उसने दोस्तों से हेल्प क्यों नहीं माँगा? वो बहुत सारे लोग जो है डिफरेंट तरह का ज्ञान दे रहे हैं। तो व्हाई डोंट दे लीव अर्लियर? किसी के पेरेंट्स किसी को मारते हैं, बचपन से मारना शुरू करते हैं और वो आप मार खाते रहते हो। अब जब 20-25 साल के हो जाते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ। तो आप किसी की मार क्यों खाते हो? किसी ने आपको कॉलेज में, स्कूल में बुली किया होगा और वो आपको बुली करते ही रहते हैं, है ना? आप बड़े भी हो जाते हो, आपको बुली करते रहते हैं, आप सहन करते रहते हो। तो कोई आदमी किसी चीज़ को सहन क्यों करता है, राइट? ब्रिटिशर्स तो 1857 जो है वो हमारे पास 1764 से ही अत्याचार कर रहे थे। फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि हम लोगों ने 1857 तक वेट किया और वो भी कुछ सोसाइटी के कुछ ही लोग। तो कोई गुलामी क्यों सहन करता है? कोई डोमेस्टिक वायलेंस को क्यों सहन करता है? कोई बुलिंग को क्यों सहन करता है? समझ रहे हैं आप? ये एक बहुत साइकोलॉजिकल टाइप का क्वेश्चन्स है। तो महिलाएँ ऐसा क्यों करती हैं? पहली बात ये तो इस आर्टिकल के अंदर जो बताया गया है। इन्होंने कहा है कि उनको लगता है कि शायद चीज़ें बदल जाएँगी। शायद इसको एक दिन अकल आ जाएगी। ठीक है? शायद एक दिन ये मुझसे प्यार करना शुरू कर देगा। तो एक तो बहुत बड़ा रीज़न ये होता है। दूसरी बात, उनको लगता है कि वो अपने हस्बैंड का बिहेवियर को धीरे-धीरे चेंज कर देंगी। कभी बच्चों की दुहाई देके, कभी समाज की दुहाई देके, ऐसा होता है ना? आप सोचते हो कि भई चीज़ें ठीक हो जाएँ, कोशिश करना आदमी का फ़र्ज़ होता है,
आप एकदम से तो छोड़ के कि कोई आदमी अगर मिस्टेक करता है, आप उसको सुलझाने की कोशिश करोगे, है ना? तो ये भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। उनको लगता है कि उनकी सुनवाई करेगा, आज नहीं सुनेगा तो कल नहीं सुनेगा तो परसों सुनेगा, है ना? ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक उनको ये भी लगता है, हमारे यहाँ पे क्योंकि बहुत मैक्सिमम महिलाएँ जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं। अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हैं और अगर आप सिंगल हो, तो भी समाज आपको बहुत अलग नज़र से देखता है, पैट्रियार्की हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अरे! बहुत सारी जगह ऐसी हैं मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में, जहाँ में सिंगल वीमेन को रूम पे लोग रेंट पे रूम ही नहीं देते हैं। समझ रहे हो? तो बहुत दिक्कतें हैं। तो उनको लगता है कि वो अपने हस्बैंड को अगर छोड़ के चली जाएँगी, तो अपने माँ-बाप के ऊपर बर्डन बन जाएँगी, सोसाइटी के ऊपर बर्डन बन जाएँगी। तो इसलिए बहुत सारी महिलाएँ सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेती हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हैं। शेम एंड डिसऑनर, उनको ऐसा लगता है अगर अपने हस्बैंड को छोड़ के माँ-बाप के पास जाएँगी, तो उनके माँ-बाप की समाज में नाक कट जाएगी, उनकी भी नाक कट जाएगी। तो ये शेम और डिसऑनर भी यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। तो 2 तरह के जो है सर्वाइवर्स यहाँ पे हो सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। पहले वो होती हैं जो 6 महीने के अंदर ही अपने लीगल हेल्प की कोशिश करती हैं, ठीक है? दूसरी होती है जो 5 साल या उससे ज़्यादा, उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए। तो जो महिलाएँ 6 महीने में एक्शन ले लेती हैं, उस केस में क्या होता है, जो ये सर्वे किए गए, मेजॉरिटी ऑफ केसेज़ में उनके पेरेंट्स अपनी लड़कियों को ये बोलते हैं कि प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लो। हमारे समाज में ऐसा ही होता है, आपको पता है ना? कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि उसकी लड़की जो है वो अपने हस्बैंड का घर छोड़ के आए, उनको बदनामी दिखती है उसके अंदर। तो उनको बोलते हैं कि बेटा एडजस्ट कर लो, थोड़ा बहुत अगर मारता है, गाली-गलौज करता है तो करने दो। ये उनको उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। कुछ ही केस ऐसे होते हैं 1-2% केसेस में जहाँ पे एक्चुअली में डॉटर के वेलफेयर को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा। ये सर्वे के अंदर चीज़ें बोली गई हैं, ये महिलाओं ने अपने मुँह से बोली हैं, कोई ये बनी-बनाई बात नहीं है, इट्स अ फैक्ट, ठीक है? जो महिलाएं 5-6 साल 10 साल तक सहन करती रहती हैं डोमेस्टिक वायलेंस को, उसके बाद बाहर आती हैं, उस सिनेरियो में क्या होता है? ऐसे केसेस में देखा गया है कि मोस्टली जो रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं और जो नेबर्स होते हैं, वो उस महिला की हेल्प करते हैं, ठीक है? उस महिला की हेल्प करते हैं। बहुत बार जो है जब चाइल्ड सेफ्टी के ऊपर बात आ जाती है, तो महिलाएं जो हैं वो एक्शन ले लेती हैं। देखिए अपने आप तो वो मार सहन करती रहती हैं, गाली-गलौच, मार, अब्यूज़ सहन करती रहती हैं। लेकिन जब लगता है कि उसका जो हस्बैंड है वो बच्चों को ही मार डालेगा, बच्चों को पीटने लगता है, उस केस में फिर महिला एक्शन लेने पे मजबूर हो जाती है। ऐसा भी बहुत सारे केसेस में देखा गया है, ठीक है? या फिर हस्बैंड का कहीं बहुत लंबे समय से अफेयर चल रहा हो, उस केस में भी वो अलग होना चाहती हैं। या फिर वायलेंस टू मच हो गया हो, ठीक है? आपको चलते-फिरते थप्पड़ मार दिया, बाल खींच लिए, महिलाएँ सहन कर लेती हैं सोसाइटी में अनफॉर्च्यूनेटली। लेकिन जब वायलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब वो आपको चाकू से काटने लगता है, आपका गला दबाने लगता है, उस केस में भी फिर महिलाएँ जब आपको मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, तब चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं। उस केस में भी महिलाएँ वहाँ पे एक्शन लेती हैं, ठीक है? तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, बट अनफॉर्च्यूनेटली फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी तो सबसे बड़ा रीज़न है हमारी सोसाइटी में, महिलाएँ इंडिपेंडेंट नहीं हैं और जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स हैं, वो एक अलग सी चीज़ें हैं, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे क्या है, 2005 में हम लोगों ने साइलेंस फीचर्स मतलब प्रोटेक्शन ऑफ द वीमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास किया गया था, जिसके अंदर बहुत सारे जो है यहाँ पे प्रोविजंस हैं और इसकी खास बात ये है कि इसमें सिर्फ एक महिला वाइफ को ही नहीं, बल्कि लिव इन पार्टनर को भी प्रोटेक्शन दिया गया है, जैसे श्रद्धा वाले केस में, ठीक है? वो हम लोग इसको ही अंदर ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि लिव इन पार्टनर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैरिज के बराबर माना गया है और इसमें सिर्फ वाइफ को ही प्रोटेक्शन नहीं है, बल्कि सिस्टर्स को, विडोज़ को और मदर्स को भी प्रोटेक्शन दी गई है। तो कानून तो बहुत अच्छा है, ठीक है? कानून तो बहुत अच्छा है, कानून में दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इसका बहुत सारा क्रिटिसिज़्म है। क्रिटिसिज़्म ये है कि मान लो एक वाइफ़ को उसका हस्बैंड मारता है, पीटता है, तो हस्बैंड के खिलाफ तो वो एक्शन ले सकती है। लेकिन अगर एक महिला को उसकी मदर इन लॉ, उसकी ननद, डॉटर इन लॉ अगर ये लोग मारते हैं, तो ऐसा कोई इस प्रोविज़न के अंदर नहीं, इस एक्ट के अंदर प्रोविज़न नहीं है। क्योंकि यूजुअली ये माना जाता है कि यूजुअली हस्बैंड अपनी पत्नी को पीटता है, सासू अपनी पत्नी को, अभी सास भी तो पीटती है ना, वो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई यहाँ पे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ फिजिकल वायलेंस को ही यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया गया है। वर्बल अब्यूज़ और मेंटल हैरेसमेंट को इसके अंदर इंक्लूड एज़ सच नहीं किया गया है। ठीक है? तो ये भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी बड़ी दिक्कत ये है कि एक तो सेफ हाउस नहीं है,
हमारी कंट्री में गिने चुने स्टेट्स के अंदर ही सेफ हाउस हैं। कानून ये कहता है कि अगर कोई महिला अगर पुलिस के पास जाती है कि मेरा पति मुझे मारता है, तो पुलिस उसको प्रोटेक्शन देती है, जिसे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन मोस्टली स्टेट्स में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स है ही नहीं। मैक्सिमम केस में ये भी देखा गया है कि जब महिला पुलिस के पास जाती है, पुलिस उसको दोबारा से अपने हस्बैंड के पास भेज देती है। ये बोल के रे घर तो घर के झगड़े हैं, सुलझ जाएँगे एंड ऑल दैट करके। तो वो भी एक बहुत बड़ी यहाँ पे दिक्कत है। दूसरी बात, लीगल जस्टिस को सीक करना इतना आसान नहीं है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि वकीलों की फीस बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी महिलाएँ जो बहुत इंडिपेंडेंटली होती हैं वेल्थ के वाइज़, या जिनके अच्छे कनेक्शंस होते हैं, या फिर जिनको नॉन एनजीओज़ की हेल्प मिलती है, वही लीगल हेल्प ले सकती हैं। एक आम महिला लीगल हेल्प लेने का सोच ही नहीं सकती है, जबकि उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी नहीं है, ठीक है? और अगर उसके पास बच्चे भी हैं, तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं और इनकी वजह से महिला वो घुटती रहती है। अब मान लीजिए श्रद्धा वाले केस में ही देख लो, श्रद्धा वाले केस में कहते हैं भाई लोग वो बाहर क्यों नहीं आई? क्योंकि अपने पेरेंट्स से तो ऑलरेडी वो झगड़ा करके आई थी। तो पेरेंट्स के पास जाना तो दैट वाज़ नॉट ए ऑप्शन फॉर हर। ऐसा हो सकता है, पेरेंट्स ने उसको बोला हो कि दोबारा हमें शक्ल मत दिखाना, वो भी एक रीज़न यहाँ पे हो सकता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत अच्छी नहीं थी। शायद उसको लगा होगा कि वो सुधर जाएगा, इतने साल से रिलेशनशिप में है, राइट? तो देयर कैन बी सो मेनी रीज़न्स, किसी पर्सनल लाइफ को हम लोग बाहर से जज नहीं कर सकते हैं। येस, बट ये डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इट्स अ रियलिटी, नहीं होना चाहिए। दैट्स आवर विश। और उसके लिए हमारे जो कानून हैं, वो डेफिनिटली सरकार, कानून, सिविल सोसाइटी, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, सभी को सामने आना पड़ेगा, तभी जाके जो चीज़ें ठीक होंगी। राइट दोस्तों? तो यही है आज का एडिटोरियल। और डेफिनेटली अगर आप यहाँ से क्वेश्चंस एक मेंस के लिए लिखना चाहो, तो मेंस के लिए क्वेश्चन भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हो दैट डिस्पाइट 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 हैविंग मैनी legislatures, despite having many legislations regarding domestic violence against women, cases of domestic violence are on rise. Discuss the reasons and suggest some solutions. Suggest some solutions. 150 words में है ये. Despite having many legislations regarding domestic violence against women, cases of domestic violence are on rise. Discuss the reasons and suggest some solutions. ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो. बाकी सीखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए. तो ऐसे बोलते हैं ना, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, और मंजिल आएगी नजर साथ चलने से. तो साथ चलते रहिए, आप हमारे, हम आपके, और मंजिल डेफिनेटली नजर आएगी. सीखते रहिए. बट लर्निंग दोस्तों, लर्निंग जो है, लर्निंग इज नॉट फन. लर्निंग इज नॉट ऑलवेज फन. लर्निंग इज डेफिनेटली एंजॉयबल, बट लर्निंग काफ़ी हार्ड भी होती है ना. इट डिमांड स्वेट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन. ठीक है, तो भैया लेजी आदमी कभी लर्निंग नहीं कर सकता. लर्निंग करने के लिए आपको करेजियस होना पड़ता है, हिम्मत जुटानी पड़ती है. तो अगर आपके पास हिम्मत है, जज्बा है, आइए सीखिए, अपने ड्रीम को अचीव करिए. अगर नहीं है, तो फिर आराम से जो दुनिया कर रही है, आप भी वही करते रहिए. तो ये तो दोस्तों आज के लिए. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट.